All right, so my dear friends, so if we have the know-how of these two things, question type, easy, difficult, and strategy. Once you execute, obviously then you can analyze. हम बात कर रहे थे कि लेट्स सपोज आपका अगर 18 स्कोर आ जाता है और 22 गलत हो गए, आप उसमें से भी बताया कि आपने जेन्युइन तौर पे कितने ठीक किए थे पढ़ के, उन क्वेश्चंस को लेता करना, वो आपको पता आपने समझ के किए हैं, इसके वजह के बाकी सारे क्वेश्चंस पे आपका काम होने वाला है। अब आप ये देखें कि जो ठीक हो गए वो कौन से हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है बेसिकली, वो आपको समझ आ गए हुए हैं, वो आप पेपर में क्रैक कर लेंगे। उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करें, पेपर में देखें कि यार ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये मुझे आते हैं। अब आपको पता है कि वो कौन से क्वेश्चन है, फिर देखें वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स के एमसीक्यूज के। आपको समझ आ जाएगी कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे, किस टाइप में। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, बाकी क्वेश्चन में जैसे जैसे आपका स्कोर ऊपर जाएगा, हमेशा देखें कि आपका जेन्युइन स्कोर क्या है और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेंथ को देखें और देखें आपका टारगेट अचीव हो रहा है। नाउ इवेंचुअली 3 4 5 हफ्ते के बाद आपकी स्ट्रेटेजी है ना फॉर्मेशन में आना शुरू हो जाएगी। आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है और डिफिकल्ट पार्ट कहाँ पे है, कौन से क्वेश्चन आप बिजली क्रैक करते हैं, कहाँ पे टाइम लगता है, क्या मेरी स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन से ही मेरा टारगेट अचीव हो रहा है कि मुझे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को मस्ट टच करना पड़ेगा। डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस में से भी कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपके पल्ले नहीं पड़ते, उनको एंड पे रख दें। जो थोड़ा सा टाइम एफर्ट पुट करने के बाद आप फिर भी क्रैक कर लेते हैं, उसको टॉप पे लें, उस पर काम करना शुरू कर दें। अब पेपर में जब आप इजी वाले क्वेश्चंस को पहले करेंगे, वो आपका जल्दी हो जाएगा, पेपर में कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यार हो रहा है पेपर। और आपको होगा कि यार ये वाले जो है ना ये ओके हो गया काम, ये तो मेरे इनबॉक्स में आ गए, डन, इतना स्कोर तो मेरा बन गया। अब आपको पता अगर इतना टाइम रह गया, इतने क्वेश्चन रह गए हैं, इस वाले क्वेश्चन में मैंने काम करना है, थोड़ी सी एफर्ट पुट करूंगा, मेरा स्कोर आ जाएगा। आपका जो एटीट्यूड है ना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो चेंज हो जाएगा। उस वक्त वो आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको पता है बस 1 2 क्वेश्चन करने हैं, बड़ा टाइम पड़ा है, आई कैन मैनेज। हमें पेपर में ये नहीं समझ आती कि कितने करने हैं और मेरा बैंड बन जाएगा, जो किए हैं वो भी ठीक है कि नहीं ठीक है, वो भी अलादे वाले होता है, देखी जाएगी। तो हम पेपर देख के हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, मंडे को रिजल्ट पता तो अपने वालों ने बड़ी कोशिश की थी सर जी मैं तो पूरा हफ्ता पढ़ता रहा वहां, ते गल को नहीं बनी। यहाँ फिर आते हैं सर मुझे तो 4 हफ्ते हो गए, गल को नहीं बन रही। वो एक्चुअली आप 4 हफ्ते काम नहीं कर रहे थे, आप एक ही चीज को रिपीट मोड में लगा देते, आपको पता ही नहीं होता कि मैंने काम अब करना कहाँ पे ताकि मैं इंप्रूव करूँ। तो आप दूसरे तीसरे हफ्ते में हर पेपर में इंप्रूव करके काम करें, एवरी वीक यू विल गेट द प्रोग्रेस। 4 हफ्ते में आपका आइल्स हो सकता है, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले तो मैं कहता हूँ 2 हफ्ते में करवा सकते हैं। मगर मुझे उस तरह का काम करके दें जब आपसे डिमांड करते हैं। जब काम ही नहीं करेंगे तो फिर लगे रहो मन्ना भाई, 4 हफ्ते 5 हफ्ते पहली अटेम्प्ट दूसरी अटेम्प्ट फिर अदाल दे वाले, ठीक है। तो ये वर्क्स और एनालिसिस है, ठीक है, थोड़े से साइंसेस के पीछे। मगर आई बिलीव कोई भी काम इंसान प्लानिंग के साथ अच्छे तरीके से करे ना तो हर काम एग्जीक्यूट हो सकता है, हल है हर चीज का, बस उसकी मैनेजमेंट आनी चाहिए। आप वंस यू मैनेज द थिंग्स तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ये वाली बातें समझ आ गई हैं, ठीक हो गया। अब आपको एक टेक्निक सिखानी है मैंने, जिसपे मैं पिछले हफ्ते भी बात करना चाह रहा था बट आई वॉज अनएबल टू डू इट। अब हम बात ही कर रहे थे कि आपको काम करना चाहिए, स्पीड में करना चाहिए, दैट्स गुड, मेरी भी ये रिक्वायरमेंट है, करना चाहिए। बट कई बार कुछ स्टूडेंट्स अपनी वोकैब को लेके, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेके काफी ज्यादा वीक होते हैं। वो अपना जो गिवन टारगेट है वो भी अचीव नहीं कर पाते। अगर मैं उनसे कोई यार सिर्फ 20 सवाल ही कर लो तो उनसे 20 सवाल भी नहीं होते घंटे के अंदर। अब उसको मैनेज करने के लिए भी हमें को टेक्निक चाहिए, ठीक है। आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा और मे बी शायद हमारे टीचर्स ने भी आपको बताया, आपकी जो टेक्निक है रीडिंग का पेपर सॉल्व करने की, दो हैं बेसिकली। वन इज योर स्किम स्कैम, सुनिए ना, स्किमिंग करते हैं एंड यू डू द स्कैम। आई एम गोना राइट इट स्किम एंड स्कैम। मैं भी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, वो आपका जो रेगुलर रीडिंग का लेक्चर होगा उसमें आपको जरूर बताएंगे। इंटरनेट पे टेक्निक बड़ी मशहूर है,
बहुत बड़े बड़े टीचर्स जिनको मिलियंस ऑफ लोग फॉलो करते हैं वो यही करवाते हैं। एग्री, मैं इसकी टेक्निक के खिलाफ नहीं हूँ, बट आई पर्सनली बिलीव ये टेक्निक हर स्टूडेंट के लिए नहीं है। एक बात है, जब मुझे चीज आती नहीं है और मैं उसको जल्दी जल्दी करूं तो फिर तो बड़ा ही कर को आएगा, सत्यानाश। फिर वही हेस्ट मेक्स वेस्ट। आपको आदत डाल दी है जल्दी करने की और काम आता नहीं है मुझे, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट, रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। ठीक है, टेक्निक इज नॉट बैड, ठीक है, मगर आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास वो चीजें नहीं है, क्या नहीं है, आपके पास वोकैब नहीं है, आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, तो जल्दी पढ़ने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। आई बिलीव यू शुड गो फॉर रीड, सिंपल रीडिंग, दैट्स इट। पढ़ के करना है पेपर। अगर आप पेपर पढ़ के करना है, और ऑब्वियसली मेरे अगर वोकैब वीक है, मेरे स्ट्रक्चर वीक है, मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, तो हो सकता है मैं 20 क्वेश्चन भी 60 मिनट्स में ना कर सकूं, वो स्लो हो जाऊंगा। एग्री, प्रॉब्लम आ गई। इस प्रॉब्लम का एक हल है और उसको हम बोलते हैं स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग, सुना कभी नाम इस टेक्निक का? बस जल्दी जल्दी पढ़ना नहीं होता, अगर ये वाली डेफिनेशन लेने तो फिर नहीं। वो उसका नाम ही ऐसा ही, स्पीड रीडिंग, जल्दी जल्दी पढ़ना है, मगर जल्दी पढ़ने का तरीकाकार है। सही कह रहे हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, आई एम गोना राइट द स्टेप्स, और फिर उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा भी एक छोटी सी, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि करनी कैसे है। फिर आपका जो मसला है ना रीडिंग वाला, वो हल हो जाएगा। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि रीडिंग टेक्निक यूज करें, टाइम ज्यादा लग रहा है, तब उसका हल बताने लगा हूँ आपको। सबसे पहले चीज पोस्चर, इसका मैं सिटिंग पोस्चर कह देता हूँ। दूसरी चीज जो आती है, इसको हम बोलते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन। तीसरी चीज इसमें होती है रीडिंग चंक्स। चौथी चीज इसमें होती है नो वोकलाइजेशन, और एक पांचवी भी होती है नो सब वोकल्स। ले जी दोस्तों, ये स्पीड रीडिंग के स्टेप्स हैं, ठीक है। मैं आज इसका छोटा सा खुलासा कर देता हूँ। अक्सर औकात I have seen students sitting while they are doing the paper, and sorry to say students को बैठना भी नहीं आता, एग्जाम में बैठते कैसे? ठीक है, सॉरी टू से हमारे पास यहाँ पर जो चेयर्स एकेडमिक चेयर्स हैं, अगर आप देखिए इसकी बैक स्ट्रेट है, सीधी है बिल्कुल कमर। अगर आप कभी शादी ब्याह पे जाते हैं तो वहां पर वो लाइक डाइनिंग चेयर्स होती हैं, ठीक है, या वो लाइक फेस्टिवल टाइप चेयर्स, वो थोड़े से स्लैंट एंगल के ऊपर होती हैं, लाइक 10-20 डिग्री के ऊपर। और अनफॉर्चुनेटली आपके जो टेस्ट हैं वो बैंक्वेट हॉल्स में होते हैं, फाइनल एग्जाम्स पीसी में है, इधर उधर बैंक्वेट हॉल्स में सेट किए हुए, वहां पे आपको बैंक्वेट चेयर्स मिलनी है, आपको एकेडमिक चेयर्स नहीं मिलनी, क्योंकि एकेडमिक चेयर्स तो एकेडमिक सिनेरियो में होती है, ठीक है, उन्होंने तो वही देनी जो उनके पास है। अगर आपने चेहरे पे टेक लगा के काम करने की आदत बनाई हुई है तो उस दिन आपको बड़ी तकलीफ होनी है। तकलीफ इस तरह होनी है क्योंकि आपको आदत है 3 घंटे टेक लगा के काम करने की, आपने अपनी बॉडी को रेडी नहीं किया हुआ 3 घंटे सीधा बैठने की, तो आपके कमर में, आपके शोल्डर्स में, आपके बाजुओं में पौने घंटे बाद, घंटे बाद दर्द स्टार्ट हो जानी है। जब आपकी बॉडी एक हो रहा है तो आप कंसंट्रेट कैसे करेंगे? आपका पेपर डिस्टर्ब होने वाला है 100%। आदत बना लें कि चेयर के साथ टेक नहीं लगानी, खास तौर पर जब आइल्स का पेपर करना है। इसी जुम्मे को जब पेपर करने के लिए आते हैं, इस चीज को एग्जीक्यूट करें, कैरी करें, ठीक है। ये आपका सिटिंग पोस्चर है। दूसरी बात, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जिस तरह हमारे स्कल को डिजाइन किया गया, खुदा ने जैसा हमारा स्कल बनाया है, हमारे जो आई सॉकेट्स हैं दे आर इन फ्रंट ऑफ द स्कल। अगर आप कभी परिंदों को देखें तो उनके आमतौर पे आई सॉकेट साइड होते हैं, इसलिए परिंदों का ब्लाइंड स्पॉट राइट इन द सेंटर होता है। हमारा ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे, जैसे आपके कान के पास कोई चीज जाती है ना, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है।
और जैसे आपके विजन रडार में आता है तब आपको चीज नजर आती है। इसलिए जब आपकी तरफ कोई चीज फेंकी जाए, वो जैसे आपके विजन रडार में आती है तब आप उससे बचते हैं। वो दूर से आती हुई आपको नजर नहीं आती क्योंकि आपके विजन में नहीं होती। पेपर में आपके चारों तरफ लोग हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, इन्विजिलेटर्स एंड सो ऑन। देयर विल बी अ लॉट ऑफ मूवमेंट, ठीक है। और मेरा विजन जहां तक जा रहा है वो सब कैप्चर करके मेरे ब्रेन को भेज रहा है, मेरा ब्रेन प्रोसेसिंग कर रहा है। ये आपकी कंसंट्रेशन को कम कर देता है। उधर किसी का पेपर गिर गया, किसी ने पेज टर्न किया, कोई पेंसिल शार्प कर रहा है, किसी ने हाथ खड़ा किया इन्विजिलेटर से कोई बात पूछने के लिए, ताड़ा तो आंसर लगा कि पूछने लगा। हाँ ऐ तू आंसर नहीं ना पूछ ले इन्विजिलेटर को। सो वो हमें डिस्ट्रैक्शन होती है। हम जो पढ़ रहे होते हैं हमारा ध्यान हट गया, उसको समझने के लिए मुझे वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। नुकसान किसका होगा? आपका। एट द एंड ऑफ द टाइम आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ये सारी चीजें, छोटी छोटी बातें एक्यूमुलेट होकर इतना बड़ा टाइम क्रिएट कर देती हैं, आपका पेपर नहीं कंप्लीट होता। और आप कहते हैं यार कितनी महीने तैयारी की है, बड़ा ना सुनिया से अकल सीधा, गल कोई नहीं बनी। कंसल्टेंट साहब तुसी सही जगह नहीं कलिया सानू, टीचर नहीं सी सही है, मैं बड़ी मेहनत की थी, ठीक है। देन ऑब्वियसली बहाने तो लगानी है फिर। सो वर्क ऑन दिस थिंग। आदत बनाए आई हैंड कोऑर्डिनेशन की। आपके आईज के करीब जितनी मूवमेंट होती है वो सबसे ज्यादा ब्रेन को कैप्चर करती है। जब मूवमेंट हो रही है आई आपकी उसकी फोकस्ड हो जाती है। आपने काम करते हुए अपनी पेंसिल को हिलाते रहना, मींस पेंसिल आपके हाथ में, आप काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं लाइन, जो भी कर रहे हैं, कीप मूविंग योर पेंसिल ऑन द पेज, ऑन द टेक्स्ट, होवरिंग करें इसको, ठीक है। वो कंटिन्यूस मोशन में रहेगी, आपकी कंसंट्रेशन जो है आपके हाथ की तरफ रहेगी, आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है ना, आप भूल जाएंगे सारा कुछ। अब ये चीज करने से नहीं आ जाएगी, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। कंसंट्रेशन बिल्डअप करने के बड़े प्रैक्टिस होते हैं। वो इंडियन फिल्मों में कभी बाबों को देखा? वो संन्यास लेके बैठ जाते हैं, कई कई महीने बैठे रहते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं योगा कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरी तपस्या को भंग कर दिया तुमने, एंड सो ऑन। सो द थिंग इज दिस, वो कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली ध्यान लगा रहे होते हैं, क्योंकि वो कुछ और वो रिलीजियस वे में अक्सर कर रहे होते हैं कि वो खुदा के साथ या जिसको भी मानते हैं वो उसके साथ अपना एक ताल्लुक बना रहे होते हैं, डीप मेडिटेशन में होते हैं, ठीक है। हमें इतनी चाहिए कि मेरी आंखें और मेरे कान और मेरा दिमाग मेरे पेपर तक रहे, दैट्स इट। मगर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको, ये ऐसे नहीं है, इट नीड्स प्रैक्टिस। तीसरी चीज रीडिंग चंक्स है। आपने टेक्स्ट को एक एक वर्ड के साथ नहीं पढ़ना, इसको इकट्ठा पढ़ना है। इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। चौथी बात है, आवाज के साथ नहीं पढ़ना। पेपर में वैसे लाउड नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू रीड अलाउड, ठीक है। आप हमिंग या बी साउंड के साथ भी नहीं पढ़ सकते ऐसे करके। जो भी कैंडिडेट आपके आगे पीछे बैठा है वो कंप्लेन करेगा कि मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, इनको क्या खामोशी से पढ़े। अगर आपकी आदत है तो ये आपको पेपर में डिस्टर्ब करेगी, और वैसे भी आपकी स्पीड को डिस्टर्ब करती है। रीड इन साइलेंस। पांचवी चीज होती है सब वोकलाइजेशन। ये बहुत एक्सट्रीम लेवल है, इस लेवल तक जाने के लिए कई साल दरकार है, ठीक है। ये एक डीप लेवल होते हैं, जैसे जब आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं डीप लेवल में, तो कई बार यू कैन लिसन योर वॉइस इनसाइड, आपको लगता है आप अपने आप को पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक है। वो उसको हम बोलते हैं सब वोकलाइजेशन। तो वो साइंस से कहती है, जिन्होंने स्पीड रीडिंग की टेक्निक बनाई है, वो कहते हैं कि सब वोकलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, आंखें देख रही हैं, हम अपने आप को पढ़ रहे हैं, वो कान सुन रहे हैं और फिर ब्रेन को जा रहा है। साइंस कहती है आंखों से ब्रेन को भेज सीधा। ये जो तीसरा रास्ता है इसको भी बंद कर दें, सब वोकलाइज बंद करें, ठीक है। ये करना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। हम इसको माइनस कर देते हैं, ये बाकी के चार काम हो सकते हैं। इस वाले काम में सिर्फ आपको कोई चीज चाहिए जो कि आपको बार बार बताती रहे कि टेक नहीं लगानी है, क्योंकि शुरू शुरू में आपको आदत है टेक लगाने की, आप बाय डिफॉल्ट टेक लगाएंगे। बेहतर यह है कि किसी शीशे के सामने बैठ के काम करें, सो दैट यू नो कि मैं टेक लगा रहा हूँ, जैसे ही आपका ध्यान पड़े सीधे होकर बैठ जाए। या मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन करके सामने रख लें और पेपर करना शुरू कर दें, और बाद में उस रिकॉर्डिंग को देखें कि मैंने पूरे घंटे में कितनी दफा टेक लगाई है, मेरी मूवमेंट्स क्या हैं, और कितनी दफा मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट की है अपने लिए जो कि मुझे नहीं करनी है। अब ये लेवल ऑफ प्रैक्टिस है। अगर आपको अच्छे बैंड चाहिए या आपको अपना बैंड चाहिए 3-4 हफ्तों के अंदर, तो फिर प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी पड़ेगी। ये सिर्फ अल्लाह तवक्कल काम में क्लास अटेंड की कर गया, इधर उधर फिर आम तो पहले एक बार नजर मार ली, टेस्ट दे दिता, तो फिर डोंट एक्सपेक्ट गुड बैंड्स इन लेस टाइम।
would be in less time needs some concentration and practice. Otherwise eventually आप अचीव तो कर ही जाएंगे मगर टाइम लगने वाला है फिर आपको. अच्छा जी, वोकलाइजेशन आई थिंक इज वेरी इजी. आमतौर पे तो ये टेस्ट आप देते हैं, आपको पता है इस प्रोटोकॉल का. ठीक है, ये 3 काम काफी आसान है जो कि आप इजीली कर सकते हैं. सिटिंग पोस्चर, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड वोकलाइजेशन. ये वाला जो काम है ना, इस पे आपको प्रैक्टिस चाहिए, ये इतनी आसानी से नहीं आता. और इसका मसला ये है, व्हाट आई हैव सीन इज, अब हमारे स्कूल्स का सिस्टम कुछ बेहतर हो गया होगा, बट इनिशियली अभी भी अच्छे स्कूल्स के अंदर भी छोटे बच्चों को जब रीडिंग करना सिखाते हैं ना, वो वन वर्ड रीडिंग करना सिखाते हैं. बच्चों की बेस ही गलत बना दी हुई. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल. वो सारी जिंदगी जब टेक्स्ट पढ़ता है तो एक एक लफ्ज को पढ़ता है, वो चंक में पढ़ता नहीं है. जिन स्कूल्स में बाद में रीडिंग स्किल्स के ऊपर काम करवाया जाता है, वो स्टूडेंट्स को रीडिंग करनी आती है. एंड बिलीव मी, अगर मैं आपसे अभी रीडिंग करवाऊँ ना, आप में से कई लोगों को रीड भी नहीं करना आता, क्योंकि रीडिंग का एक स्टाइल है. अगर आपने पेपर में रीडिंग करनी है तो पढ़ने का एक तरीकाकार होता है, तब आप उसको अचीव करते हैं टारगेट को. हमें लगता है हम पढ़ रहे हैं मगर वो हम पढ़ नहीं रहे होते, वो रीडिंग स्टाइल नहीं होता. रीडिंग चंक्स रिक्वायर है. ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक हो गया, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ आएंगे. ऑलराइट जी, आई एम गोना टेल यू आप इसको प्रैक्टिस कैसे करना है अपनी रीडिंग चंक्स को, क्योंकि स्पीड रीडिंग का पार्ट है. ऐसे आपको समझ नहीं आएगी. नाउ दिस इज अ वेबसाइट, ऊपर इसका नाम आ रहा है exlareader.com. ये फ्री वेबसाइट है, ये अवेलेबल है, आप इसको टाइप करेंगे तो मिल जाएगी. ठीक है, ये जिसका नाम लिखा है ये भी यही लिखा हुआ है, एक्सला रीडर. दिस इज अ वेबसाइट. ठीक है, ये इसका वैसे नाम है, और अगर आप यहाँ पर भी देखें तो उसका नाम यही आ रहा है. ठीक है, मैं ग्रुप में ऑब्वियसली इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप इसको ओपन कर सकते हैं. इट इज एन एक्सीलेंट वेबसाइट टू प्रैक्टिस द स्पीड रीडिंग. ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको एक डेमो देता हूँ इसका, जो यहाँ पे लिखा है इसको लिखा रहने देते हैं. मैंने इसको किया बिगिन. आपको यहाँ पे नीचे सेटिंग्स नजर आ रहा है, सेटिंग्स के बिल्कुल नीचे देखिए कितना लिखा हुआ है, 200 वर्ड्स पर मिनट. ठीक है, इस वक्त इसकी स्पीड जो मैंने सेट की है वो 200 वर्ड पर मिनट पे सेट की हुई है. अभी मैं अगर टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले करूँ, वो इतनी स्पीड से फ्लैश होगा यहाँ पे कि अगर आप उस स्पीड से पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो आपकी जो एक्चुअल स्पीड है ना, वो आप 1 मिनट में 200 वर्ड पढ़ सकते हैं. आपके आइल्स के एक टेक्स्ट में कितने वर्ड्स होते हैं? इतने में नहीं होते हैं वैसे, मैंने भी नहीं काउंट किया, मैं काउंट करके बताऊंगा, मैं ऐसे झूठ बोल दूं. आईएलसी के कितने होते हैं, बट इतने ज्यादा नहीं होते, आई डोंट बिलीव इट. ठीक है, मेरा ख्याल है बहुत भी होंगे तो 1000-1100 से ज्यादा भी होंगे. राउंड अबाउट में भी 800 900 मे बी 1000, बट आई सी रैंडमली कितने नंबर आते हैं टेक्स्ट के अंदर. ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि पढ़ के पेपर करना है. पढ़ के करना है तो ऑब्वियसली सारा पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मुझे स्पीड चाहिए. ये वेबसाइट आपको चंक्स में रीड करना सिखाएगी. मैंने इसकी सेटिंग पे क्लिक करने लगा, आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा. इसमें भी सेटिंग है 200 वर्ड्स पर मिनट. चंक साइज जो है, एक चंक जो है वो 6 वर्ड्स का आएगा. मैं इसको चेंज कर सकता हूँ. मैं फिलहाल इसको 3 पे कर देता हूँ कि एक टाइम में 3 वर्ड्स आपने इकट्ठे पढ़ने हैं. 3 वर्ड्स का एक चंक पढ़ना, आप इसको हम बोलते हैं चंक साइज. अगर आप एक टाइम में एक ही वर्ड पढ़ेंगे ना, तो वो आपको फायदा नहीं देने वाला, क्योंकि आइल्स में इंफॉर्मेशन फ्रेज फॉर्म में आई होती है, चंक्स में होती है. तो खाली एक एक वर्ड पढ़ने से हमें फायदा नहीं. अगर आप एक एक वर्ड रीड करते हैं तो आपकी रीडिंग स्टाइल ही गलत है. दैट इज मे बी वन ऑफ द रीजंस आपको समझ नहीं आती. ठीक है जी, हम अभी चंक साइड 3 पे रखते हैं. बाकी इसका स्टाइल है कि टेक्स्ट क्या आना, ये वो. आई प्रेफर आप ब्लैक एंड व्हाइट रखें, क्योंकि आपका ब्लैक एंड व्हाइट पेपर आता है, व्हाइट पेज होता है, उस पर ब्लैक प्रिंटिंग होती है, तो सेटिंग यही रखें. ठीक है, हम जरा इसको अप्लाई करके देखते हैं. ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया. अब मैं इस रीड के बटन को क्लिक करने लगा. यहां पर टेक्स्ट जो है फ्लैश होगा, आपने इसको पढ़ना है. ठीक है, खामोशी से पढ़ना है, दिल में, ऊंचे आवाज से नहीं पढ़ना. ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या पढ़ा, क्या समझ आया. जिससे पूछूंगा बस वही जवाब देगा. गुड.
पता लग जाएगा ना कि आपकी स्पीड कितनी है। हो सकता है आपकी स्पीड पहले इतनी हो, आपको पता ही ना हो कि मैं इतना तेज पढ़ सकता हूँ, क्योंकि आपने कभी अपने आप को कोशिश नहीं किया। भागना आता है ना सबको, मगर कभी आपने फुल जान लगा के भागा? शायद नहीं, शायद हाँ। हो सकता है आपको पता ही ना होगा आप कितना तेज भाग सकते हैं और कितनी देर भाग सकते हैं। तो आपको रीडिंग तो आती है, मगर कभी आपने अपने आप को पुश नहीं किया रीडिंग में कि क्या मेरा ये स्टाइल और ये स्पीड है। हम अपनी लगन में पढ़ते हैं, 60 मिनट में बड़ा टाइम वो कर लेंगे पेपर, कोई टेंशन है। Alright, I'm gonna click it and the words gonna flash and आप read करें इसको please. Fair enough. जिनको बिल्कुल समझ आ गया कि क्या लिखा है, they can raise their hands. थोड़ा समझा जाए। चलिए, जिनको 80% समझ आ गई कि क्या लिखा है, fair enough. Fair enough. अगर आपको 80-90% समझ आ गया तो समझ लें कि आपकी स्पीड ऑलमोस्ट इस वक्त 180-190 वर्ड्स पर मिनट की है। अगर आप 3 वर्ड्स का चंक पढ़ेंगे तो आप तकरीबन 180 वर्ड्स 1 मिनट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज करती है। मुझे मैं क्या करता हूँ, मैं इसका टेक्स्ट चेंज करूंगा अब। ठीक है, इसके अंदर फैसिलिटी ये है, आप आइल्स का कोई भी टेक्स्ट उठाएं, इसके अंदर पेस्ट कर दें। हम यहाँ से इसका एक टेक्स्ट पेस्ट करते हैं वहां पे।